गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मराठों का इतिहास कंप्लीट कर लिया था और मराठों का इतिहास हम लोगों ने शिवाजी से लेकर, है ना, मराठों का इतिहास हम लोगों ने शिवाजी से लेकर अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय तक की बात किया था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय तक की बात हम लोगों ने किया था कि भाई कहाँ कहाँ से पेशवा का जो संदर्भ था वो क्या क्या था। तो मराठों का जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने शिवाजी से लेकर के अंतिम, है ना, मराठों का इतिहास शिवाजी से लेकर के अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय तक की बात हम लोगों ने किया था। और उसके बाद हम लोग आज हम लोग सिखों के इतिहास की बात करेंगे। और आधुनिक भारत के अंतर्गत जो सिखों का इतिहास शुरू होता है वो बंदा बहादुर से शुरू होता है। बंदा बहादुर से सिखों का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह तक का जो इतिहास है ना, ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह तक का जो इतिहास है वो मेडिवल हिस्ट्री का खंड है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जो संघर्ष हुआ था, जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध दरअसल औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और जिस तरह से शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल में लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, उसी तरह से आप देखना, उसी तरह से जो सिखों के 10वें गुरु थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने भी आजीवन औरंगजेब का सामना किया। हालांकि औरंगजेब से सामना करने और औरंगजेब से दुश्मनी की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों को औरंगजेब ने मरवा दिया। और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को तो जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था और 2 पुत्रों को गोली मार दी गई थी। और इसी वजह से आप देखोगे कि गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु के बाद गुरु की पदवी ही समाप्त कर दी थी, क्योंकि बाद में गुरु की पदवी जो थी वो वंशानुगत हो गई थी। और चूंकि गुरु गोविंद सिंह का कोई भी पुत्र जीवित नहीं था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को ही समाप्त कर दिया था। और उसके बाद सिखों का जो नेतृत्व संभाला गया, हाँ, सिखों का जो नेतृत्व संभाला गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं। और चलो अब सेशन हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है। तो अब इस आज का जो हम लोग का टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो सिखों का इतिहास है ना, सिख राज्य का इतिहास है। तो सिख राज्य का जो इतिहास है उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। और उसमें जो सिखों का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे? बंदा बहादुर से पढ़ेंगे, है ना, सिखों का इतिहास। सिख राज्य का इतिहास। और सिख राज्य के इतिहास के अंतर्गत, है ना, सिख राज्य के इतिहास के अंतर्गत इसके जो पॉइंट है, आधुनिक भारत के अंतर्गत जो पॉइंट है वो कहां से शुरू होता है? बंदा बहादुर से दिलीप सिंह, बंदा बहादुर से दिलीप सिंह तक का जो इतिहास है, यही आधुनिक भारत के अंतर्गत सिख राज्य का इतिहास है। बंदा बहादुर का मतलब 1708 ईस्वी से दिलीप सिंह का मतलब 1849 ईस्वी तक। देखना, ये कालखंड है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय ने क्या करना चाहिए? किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय हमें उसका एक दायरा बना लेना चाहिए, कि उसका दायरा क्या होगा, उसका संदर्भ क्या होगा।
और उस फिर दायरे के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को लेके चलना होता है। तो सिखों का जो इतिहास है ना, उसके दो पार्ट है, देखना ध्यान देना। सिखों का जो इतिहास है उसके दो पार्ट है। एक जो इतिहास है वो सिख गुरुओं का इतिहास है, एक जो इतिहास है सिखों का वो सिख गुरुओं का इतिहास है। और सिख गुरुओं का इतिहास कहां से कहां तक चलेगा? गुरु नानक, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह। देखो ये सिख गुरुओं का इतिहास है, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1708 ईस्वी में हुई थी। तो आप देखो 1469 से 1708 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो सिख गुरुओं का इतिहास है, जिसके अंतर्गत हम 10 सिख गुरुओं की बात करते हैं, है ना। हम 10 सिख गुरुओं की बात करते हैं। तो अब यहां पर आप देखना कि 10 सिख गुरुओं का मराठों में से ना, कविता मराठों में से केवल मराठों के पतन के कारण से प्रश्न बनता है और किसी खंड से प्रश्न बना नहीं अभी तक। तो अभी जो टॉपिक मेंस वाले आने वाले हैं ना, उसके बात हम करेंगे। जैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का जो मामला था, जो बंगाल का इतिहास था, वहां से मेंस के प्रश्न बनते हैं, है ना, वहां से मेंस के प्रश्न बनते हैं। मैसूर से मेंस के प्रश्न बनते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान को लेकर के या हैदर अली को लेकर के प्रश्न बन सकता है ना। मराठों के अंतर्गत मराठा साम्राज्य के पतन के कारण से प्रश्न बन सकता है और पानीपत के तृतीय युद्ध को संदर्भित करके प्रश्न बन सकता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध से संदर्भित प्रश्न बन सकता है। और जो अभी आप सिखों को पढ़ लो, तो मैं मैसूर से, मराठों से और सिखों से, इन तीनों खंडों से जो प्रश्न बनेगा वो मैं आपको लिखा दूंगा। उसके बाद ही हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सिखों का इतिहास एक दिन में या 2 दिन में पढ़ लेते हैं, तब हम आपको तीनों के बारे में, है ना, तीनों के बारे में, मैसूर से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, मराठों से क्या क्या बन सकता है और सिखों से क्या क्या बन सकता है, यहां तक का मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। उसमें 8 से 10 प्रश्न कम से कम मैं आपको लिखवा दूंगा कि देखो ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो सिख को पढ़ लो, क्योंकि तीनों खंडों से किस तरह के प्रश्न आते हैं एक ही साथ लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मुझे ध्यान पे है, मेरे आपको ध्यान में नहीं दिलाना है, आपको याद नहीं करवाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि जिस भी टॉपिक से जो मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि उस पर आप आंसर राइटिंग कर सको कम से कम, है ना, उस पर आप आंसर राइटिंग कर सको। तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, है ना। प्री में तो सभी से प्रश्न आएगा, प्री तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो। पीटी में तो सभी खंडों से प्रश्न आएगा। पीटी का तो कोई दायरा नहीं है, पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेंस में कुछ दायरे हैं कि मेंस में कहां से प्रश्न बनता है, कहां से प्रश्न नहीं बनता है, वो हमें जानना होता है। पीटी में तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो वो तो सारा का सारा बिल्कुल हाँ आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, आंग्ल मराठा युद्ध तो हम लोग पढ़ ही चुके ना, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध कल ही तो पढ़े थे। अच्छा, सबरीन कल क्लास में नहीं थी क्या? कल संडे की क्लास में नहीं थी क्या कल? हाँ, सबरीन में कर रहे हैं कि सर आंग्ल मराठा युद्ध नहीं पढ़ाएंगे क्या? अरे मैं कल संडे को भी क्लास थी सबरीन, और कल हम लोगों ने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध को विधिवत पढ़ा था। तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में जितनी भी संधियां थी वो सारी संधियां मैंने क्रमशः आप लोगों को लिखाया था, समझाया था। कल हम लोगों के 2 घंटे की कल क्लास थी और कल 2 घंटे की क्लास में तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में मैंने बताया था। हाँ, है ना, तीनों प्रश्न हमने बताया था। तो हाँ, पीटी के प्रश्न को हम रिवीजन कराएंगे अभी। उसके भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि भाई चलो देखते हैं कि कितने प्रश्न आप कितने प्रश्नों का आप उत्तर बता पाते हो, कितने का नहीं बता पाते हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो हम लोग उसको लेंगे।
और आंग्ल मराठा युद्ध कल हम लोगों ने संडे को पढ़ लिया था। हो सकता है कि और भी कुछ छात्र कल न क्लास लिए हों। कल संडे को भी क्लास 2 घंटे की थी और उसमें हम लोगों ने आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ लिया था। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पर देखना, अब यहां पे शुरू करेंगे टॉपिक। तो अब टॉपिक कंटिन्यू चलेगा, बीच में कोई कमेंट नहीं देखने वाले। तो अब आप लोग पूरी तरह से विषय पर आ जाओ, विषय पर ओरिएंटेड हो जाओ, और उसके बाद यहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या क्या इसके संदर्भ है। तो अब मैंने आपसे कहा कि जो सिख गुरु थे, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक का जो इतिहास है वो सिख गुरुओं का इतिहास है ना, वो सिख गुरुओं का इतिहास है, जो हम मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना, जो हम मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिख गुरुओं का इतिहास जो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई थी। ये जो खंड है ये मध्यकालीन भारत का है। ये जब मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे ना, तो मुगल काल के अंतर्गत ही हम इन सिख गुरुओं का इतिहास आपको पढ़ाएंगे, जब मुगल काल को पढ़ते हैं तब, है ना, जब मुगल काल को पढ़ते हैं तब। लेकिन जो आधुनिक भारत का इतिहास है सिखों का, वो तो यही है, सिख राज्य का इतिहास। तो यहीं से हम आपकी शुरुआत करेंगे। और इसका इतिहास जो शुरू होता है वो किससे होता है? इसका इतिहास जो शुरू होता है वो बंदा बहादुर से होता है। बंदा बहादुर। अब हमें जानना है कि बंदा बहादुर कौन थे, है ना, बंदा बहादुर कौन थे और बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व कैसे किया, बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व कब तक किया। तो पहले बंदा बहादुर के बारे में पूरी स्टोरी जरा जान लो कि बंदा बहादुर की कहानी क्या है। दरअसल बंदा बहादुर का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। बंदा बहादुर का जन्म कश्मीर में हुआ था। और बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। नांदेड़ में पहली बार इनकी गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात हुई थी और गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने खुद को गुरु का बंदा कहा, यानी गुरु का शिष्य कहा। इनका जो मूल नाम था, बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वो लक्ष्मण देव था। मूल नाम इनका लक्ष्मण देव था। अन्य नाम माधव दास था। इन्होंने वैराग्य धारण किया था। इसीलिए इन्हें बैरागी भी कहा जाता था। देखना, इन्हें बैरागी भी कहा जाता था और इसीलिए इनके नाम में ना वो शब्द जुड़ गए थे, जैसे माधवदास बैरागी, इनके नाम में ये शब्द बैरागी जुड़ गया था। इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा का मतलब शिष्य, इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा शिष्य कहा। इसीलिए इन्हें बंदा बहादुर भी कहा गया। और इनको एक नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें क्या नाम दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श सिंह नाम दिया था।
देखना, गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श सिंह नाम दिया था, इन्हें गुरु बख्श सिंह नाम दिया था। देखना, ये तो केवल नाम को लेके पॉइंट हो गए इतने, है ना। हाँ, अभी अभी उस सारी बातें मैं अभी करने वाला हूं। अभी तो इनका परिचय मैं करा रहा हूं आप लोगों को कि इनका परिचय क्या है, इनको कितने सारे नामों से जाना जाता है बंदा बहादुर को। तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, इनका एक अन्य नाम माधव दास था। इन्होंने वैराग्य धारण किया था, इसलिए इनको माधव दास बैरागी भी कहा जाता है और बंदा बैरागी भी कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा यानी शिष्य कहा था, इसीलिए इनको बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। इनको बंदा बैरागी भी कहा जाता है ना, इनको बंदा बैरागी भी कहा जाता है। बंदा बैरागी भी कई जगहों पे आप देखेंगे, बंदा बैरागी, बंदा बैरागी भी इनको कहा जाता था। तो इस तरह से, और गुरु गोविंद सिंह ने अपने तरफ से इनको क्या नाम दिया था, गुरु बख्श सिंह दिया था। मान लो कभी प्रश्न आ जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को क्या नाम दिया था, है ना, क्या नाम दिया था, तो आप बताओगे कि गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें गुरु बख्श सिंह नाम दिया था, है ना, गुरु बख्श सिंह नाम दिया था। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो तो इस तरह से आप देखो, यहां पर मैंने आपको ये जो खंड था, ये जो पॉइंट था, उसकी बात आपसे क्लियर कर लिया कि बंदा बहादुर को किन किन नामों से जाना जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि बंदा बहादुर कौन, बंदा बहादुर का परिचय तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया। हाँ, गुरु बख्श सिंह। बंदा बहादुर को गुरु बख्श सिंह नाम ने किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने इनको गुरु बख्श सिंह नाम दिया था। और बंदा बहादुर के साथ एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि सिखों का राजनीतिक नेता, सिखों का पहला राजनीतिक नेता किसको माना जाता है, तो सिखों का पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को माना जाता है। किसको माना जाता है, बंदा बहादुर को माना जाता है। सिखों का पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को माना जाता है। सिखों का पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर था, या बंदा पहले सिखों का पहले राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को माना जाता है, देखना, सिखों का पहला राजनीतिक नेता किसको माना जाता है, बंदा बहादुर को माना जाता है। सिखों का पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को माना जाता है। बना लिया इतने पॉइंट को ना, ये जो मैंने शब्द लिया था बना लिया ना। बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक, है ना, पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखना कि यहां पर जो पॉइंट है उसकी मैंने बात किया कि भाई बंदा बहादुर जिनसे सिखों का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है, क्योंकि उसके पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पहले सिख गुरु जो थे वो गुरु थे, तो वो राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि धार्मिक गुरु थे। तो उनकी जो भूमिका थी वो गुरु के रूप में थी। लेकिन सिखों का राजनीतिक नेता, पहला राजनीतिक नेता किसको माना गया, बंदा बहादुर को माना गया। ये पॉइंट को नोट कर लें कि सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन था, बंदा बहादुर। अब जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला, तो बंदा बहादुर ने क्या किया, बंदा बहादुर ने उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किया था, जिन लोगों ने सिखों को परेशान किया था, उन सभी पर सभी से बदला लेने की कोशिश किया। और इसी संदर्भ में बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां को न केवल पराजित किया बल्कि उसकी हत्या कर दिया। सरहिंद का, पंजाब के सरहिंद का जो मुगल सूबेदार था वजीर खां, उसने सिखों पर बहुत अत्याचार किया था और बंदा बहादुर ने वजीर खां को न केवल पराजित किया बल्कि उसकी हत्या कर दिया। इसी के वजह से आप देखोगे कि बंदा बहादुर का बहादुर शाह प्रथम के समय में भी मुगलों से संघर्ष होगा, और एक संघर्ष में घायल होने के कारण, एक संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम घायल हो गया था और उसके कुछ दिन के बाद बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी।
तो बंदा बहादुर ने सिखों का बेहतर तरीके से नेतृत्व संभाला। किंतु अब ध्यान रखना, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर फर्रुखसियर के शासनकाल में, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के शासनकाल में बंदा बहादुर 1716 ईस्वी में गुरदासपुर नामक स्थान पर मुगलों से लड़ते हुए चारों तरफ से घिर गए, और घिरने की वजह से उनको बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके उनको राजधानी ले जाया गया, और फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर को घोर यातना दे करके हत्या कर दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। तो 1716 ईस्वी में गुरदासपुर का युद्ध हुआ था, पंजाब में गुरदासपुर का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। ये गुरदासपुर का युद्ध सिखों और मुगलों के मध्य हुआ था, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर के शासनकाल में ये संघर्ष हुआ था, ये युद्ध हुआ था। लेकिन गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर पराजित हुए और वो मुगलों के द्वारा पकड़ लिए गए, और बाद में उनकी हत्या कर दी गई या मृत्यु दंड दे दिया गया। इस तरह से बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व कब से कब तक किया? 1708 से 1716 तक किया। 1708 से 1716 तक बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया, क्योंकि 16 में बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। हाँ, सेना का गठन तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, लेकिन उद्देश्य जो था ना वो राजनीतिक नहीं था, है ना। इसीलिए कभी भी प्रश्न आएगा ना कि सिखों का पहला राजनीतिक नेता किसको माना जाता है ना। सिख गुरु गोविंद सिंह ने सेना का गठन किया था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का उद्देश्य राज्य का निर्माण करना नहीं था, क्लियर ना, राज्य या साम्राज्य का निर्माण करना नहीं था, बल्कि उनके साथ जो अत्याचार किया गया है उसका बदला लेना था। लेकिन उनका उद्देश्य किसी सिख राज्य की स्थापना करना नहीं था, लेकिन बंदा बहादुर का उद्देश्य सिख राज्य की स्थापना करना था। इसी वजह से आप देखोगे कि बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। वैसे सेना का गठन तो 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था, जब गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। जब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दी थी, तो 6वें गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक के रूप में तब्दील कर दिया, अपने दरबार में नगाड़ा बजाना शुरू किया। तो तमाम चीजें वहां से जुड़ी थी। लेकिन ध्यान रखना कि 200 जो सिख गुरु थे, उनका उद्देश्य किसी सिख राज्य की स्थापना करना नहीं था, बल्कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय का प्रतिकार करना था, उस अन्याय का बदला लेना था। तो इस तरह से आप देखना कि ये जो कंडीशन थी कि कैसे कैसे चेंज आया, कैसे कैसे परिवर्तन आया, उन परिवर्तनों को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हाँ ब्रजेश, ये विषय को पढ़ाने की अपनी शैली होती है हर अध्यापक की। और मेरे इतिहास की क्लास में आप 3 घंटे की क्लास लोगे, आप 4 घंटे की क्लास लोगे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा समय का, कैसे समय निकल गया, क्योंकि पूरा इतिहास हम लोग कहानी की तरह से पढ़ते हैं। तो क्लियर ना। तो अब सिख गुरु की बात मैंने बता दिया कि सिख गुरु का जो मामला था वो धार्मिक था, लेकिन यहाँ पर जो मामला था, है ना, यहाँ पर जो मामला था वो राजनीतिक था। नहीं तो सेना का गठन तो सबसे पहले 6वें गुरु हरगोविंद ने किया था, फिर गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह ने एक विशाल सेना का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ कई युद्ध लड़ा था। आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध, ये सारे युद्ध गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को सिखों का राजनीतिक नेता नहीं कहा जाएगा, बल्कि उन्हें सिख गुरु कहा जाएगा, है ना, बल्कि उनको सिख गुरु कहा जाएगा। तो इसके वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो इसी तरह से बनता है। तो क्लियर हो गई ना, सबको क्लियर हो गई ना कि बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य सिख राज्य की स्थापना करना था। लेकिन सिख गुरुओं में से किसी गुरु का उद्देश्य सिख राज्य की स्थापना करना नहीं था, बल्कि अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए युद्ध लड़ना था, मुगलों को जवाब देना था। लेकिन उनका उद्देश्य सिख राज्य की स्थापना करना नहीं था। क्लियर। तो ये वाला जो आगे का पॉइंट है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसी दौरान बंदा बहादुर ने क्या किया? इसी दौरान बंदा बहादुर ने क्या किया? उसने सिख गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए, उनके नाम का मुहर बनवाया और अपने को स्वतंत्र
राज्य के संस्थापक के रूप में प्रेजेंट किया या प्रस्तुत किया। इसी वजह से बंदा बहादुर को क्या कहा जाता है? बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेता कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, पीटी के जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हो सब पीटी का क्वेश्चन है। पीटी का क्वेश्चन कोई एग्जामिनर हमसे पूछ के थोड़े पूछेगा, पूछा कि सर आप बता दीजिए कि आपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, वहीं से पीटी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पीटी का क्वेश्चन ये सब है, जितना मैं लिखा रहा हूं ये सब पीटी का क्वेश्चन है। और इसमें से कोई भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर हमसे पूछ के और आपसे पूछ के थोड़े प्रश्न बनाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, उसी से पूछ लेते हैं। नहीं, पूछ के नहीं बनाएगा। तो पीटी का मतलब जितना आपको नोट्स में लिखवा रहा हूं वो सब पीटी का क्वेश्चन। उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको बताएं और कौन सा क्वेश्चन ना बताएं। पीटी में कुछ सिलेक्टिव नहीं होता है। पीटी का मतलब पूरा सिलेबस। पीटी का मतलब पूरा सिलेबस, तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। पीटी में हम नहीं बता सकते कि आप ये पढ़ लीजिए यहीं से आएगा और ये मत पढ़िए यहां से नहीं आएगा। जो नहीं पढ़ेंगे वहीं से आ जाएगा। क्लियर ना? तो अब इस तरह से आप देखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो अब इस तरह से सबरीन का थोड़ा सा उसको क्लियर करना है ना, क्या क्या कहने का था। थोड़ी सी लाइन स्पष्ट नहीं हो रही है आपकी, थोड़ा लाइन को क्लियर करना, तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएगा, है ना? क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर हो गई ना? तो अब आप देखना आगे का जो संदर्भ था। तो आपने क्या किया? अभी मैं सारी बात लिखाऊंगा आप सब। अभी तो मैं समझा रहा था, सारे के सारे पॉइंट को मैं समझा रहा था, लेकिन अभी मैं लिखाऊंगा। तो लेकिन ये समझ गए ना सभी लोग? ये सभी लोग समझ गए ना कि, है ना? ये समझ गए सभी लोग ना कि पीटी का कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। पीटी का मतलब सिलेबस। अब जैसे सिखों का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो सिखों के इतिहास में से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम कौन सा आपको बताएं कि नहीं ये पढ़ो और ये मत पढ़ो? जो नहीं पढ़ोगे वहीं से आ जाएगा। कहोगे सर आपने तो कहा था कि ये मत पढ़ो, है ना? तो पीटी में सिलेक्शन नहीं, सिलेक्टिव नहीं होता, मेंस में होता है। मेंस में होता है कि मेंस में लगभग होता है कि भाई कहां से बन सकता है और कहां से नहीं बन सकता है। ठीक है ना? चलो, तो लिखना, ये इतनी बात हमने आपको, नामकरण वाली बात सभी लोगों ने लिख लिया ना? बंदा बहादुर के जो नाम है वो सभी लोगों ने चार्ट बना लिया ना? अब इसके बाद लिखना। अब मैं बोल के लिखा देता हूं आपको, कहानी की तरह लिखा देता हूं। अब मैं कहानी की तरह आप लोगों को लिखा देता हूं। लिखना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनका शिष्य बंदा बहादुर, उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। सिखों को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। सिखों को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। इसीलिए बंदा बहादुर को सिखों को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। इसीलिए बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। इसीलिए बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। इसीलिए बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। सिखों का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। इसलिए बंदा बहादुर को सिखों का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। बंदा बहादुर ने 1708 ईस्वी से, बंदा बहादुर ने 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर ने 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक, 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक सिखों का नेतृत्व किया। सिखों का नेतृत्व किया और प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। सिखों का नेतृत्व किया और प्रथम सिख राज्य की स्थापना की।
और प्रथम सिख राज्य की स्थापना की, और प्रथम सिख राज्य की स्थापना की, सिख राज्य की स्थापना की। जिन लोगों ने सिखों के साथ अत्याचार किया था, जिन लोगों ने सिखों के साथ अत्याचार किया था, जिन लोगों ने सिखों के साथ अत्याचार किया था, उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किया था, उनसे बदला लेना प्रारंभ किया, उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। और सरहिंद के मुगल सूबेदार, और सरहिंद के मुगल सूबेदार, और सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां, और लिखते जाना, सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां, सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां को न केवल पराजित किया बल्कि उसकी हत्या कर दी, न केवल पराजित किया बल्कि उसकी हत्या कर दी, और सरहिंद के 28 परगनों पर, और सरहिंद के 28 परगनों पर, और सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया, और सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया, और सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां से मुगल अधिकारियों को हटाकर, वहां से मुगल अधिकारियों को हटाकर सिखों की नियुक्ति किया, वहां से मुगल अधिकारियों को हटाकर सिखों की नियुक्ति किया, वहां से मुगल अधिकारियों को हटाकर सिखों की नियुक्ति किया, सिखों की नियुक्ति किया। और गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह, और गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए, के नाम के सिक्के चलाए। गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए तथा सिख राज्य की मुहर, सिक्के चलाए तथा सिख राज्य की मुहर, तथा सिख राज्य की मुहर बनवाई, तथा सिख राज्य की मुहर बनवाई, तथा सिख राज्य की मुहर बनवाई। तथा सिख राज्य की मुहर बनवाई। देखो, तथा सिख राज्य की मुहर बनवाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए थे? तो बंदा बहादुर ने चलाए थे। और सिख राज्य की मुहर किसने बनवाई थी? बंदा बहादुर ने बनवाए थे। किस संदर्भ में? सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां को पराजित करके उसकी हत्या करने के उपलक्ष्य में, और सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, और वजीर खां को पराजित कर उसकी हत्या करने के उपलक्ष्य में वहां से मुगल अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की, और वहां गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई। क्लियर? क्लियर? अब आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। ये इकाई है ना, राज्य का विभाजन जो होता है। जैसे अभी आप देखेंगे ना, जैसे केंद्र का विभाजन प्रांत में होता है, प्रांत का विभाजन मंडल में होता है, फिर मंडल का जिले में होता है, जिले का परगने में या तहसील में होता है, तो इसी को परगना कहते हैं। जो तहसील के लगभग इकाई होती है उसी को परगना। आज के समय में जिसको हम लोग तहसील कहते हैं, उस समय उसको परगना कहा जाता था। कई बार दोनों भी पैरेलल इकाइयां होती हैं, लेकिन परगना तहसील के जैसी इकाई होती है, उसी को परगना कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, गांव के ऊपर की जो इकाई होती है, क्योंकि आप सल्तनत काल, मुगल काल को पढ़ोगे तो वहां पर परगना ग्राम से ऊपर की इकाई होगी, जिले से नीचे की और ग्राम से ऊपर की।
जिले के नीचे और ग्राम के ऊपर की इकाई को परगना कहा जाता था। क्लियर है ना? जिले से नीचे की इकाई और ग्राम से ऊपर की इकाई को परगना कहा जाता था। ठीक है, तो चलो यहां पर सिख राज्य की मोहर बनवाई। अब लिखना, आगे लिखना मुगल बादशाह फर्रुख सियर। अब आगे लिखना मुगल बादशाह फर्रुख सियर के शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह फर्रुख सियर के शासनकाल के दौरान 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के लिखना मुगल बादशाह फर्रुख सियर के शासनकाल में 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर मुगलों से लड़ते हुए चारों तरफ से घिर गया। हालांकि बंदा बहादुर ने 8 माह तक मुगलों का सामना किया। हालांकि बंदा बहादुर ने 8 माह तक मुगलों का सामना किया, किंतु बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया। अब आप देखो, अब ये इतनी बात बंदा बहादुर से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया ना। बंदा बहादुर, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का राजनीतिक नेतृत्व किसने संभाला? बंदा बहादुर ने संभाला। बंदा बहादुर ने कब से कब तक संभाला? 1708 से 1716 तक संभाला, क्योंकि 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हुई और 1708 में गुरु के मरने के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला और 8 वर्षों तक उसने सिखों का नेतृत्व किया। लेकिन 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के युद्ध में पराजित होने के कारण अंततः बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया। अब उसके बाद हम लोग को जानना है कि अब जब बंदा बहादुर की हत्या हो चुकी है, जब बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया जा चुका है, तो अब सिखों का नेतृत्व कौन करेगा? ऐसे कहानी स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना है और पूरी कहानी आपके समझ में आ जानी है कि भाई कैसे कैसे सिखों का इतिहास आगे बढ़ा था, किस टाइम पर सिखों का नेतृत्व किसने किया और किसके समय में सिख राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और किसके कार्यकाल में सिख राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अब आप देखो सिखों के इतिहास के अंतर्गत अब ना फिर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए देता हूं कि सिख गुरुओं के बाद सिखों का इतिहास। सिख गुरुओं के बाद सिखों का इतिहास। सिख गुरुओं के बाद सिखों का इतिहास है ना। सिख गुरुओं के बाद सिखों का इतिहास। इसका जरा खंड देखना, मैं खंड बनाता हूं इसका। कितने सारे खंड बनेंगे ताकि आपको कहीं पे डाउट ना हो, है ना। किसी भी विषय को, किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय आपको कहीं भी डाउट ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारा समीकरण, सारी कहानी एक सीक्वेंस में, एक क्रम से चलता रहे। तो आप देखना,
सबसे पहले बंदा बहादुर की बात आई, बंदा बहादुर की बात आई, और बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व कब से कब तक किया? 1708 से 1716 ईस्वी तक, ये बंदा बहादुर का समय है। इसके बाद अब यहां पर क्या हो गया? सिख नेतृत्व विहीन हो गए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख नेतृत्व विहीन हो गए। हाँ, तो मुगल कमजोर हो गए थे, लेकिन मुगल अभी इतने कमजोर नहीं हुए थे, क्योंकि बंदा बहादुर के पास संसाधन नहीं था ना भाई। फर्रुख सियर औरंगजेब का वंशज था ना, औरंगजेब के पास इतनी सारी शक्ति थी, इतनी बड़ी सेना थी। तो बंदा बहादुर ने तो अभी शुरुआत किया था ना। बंदा बहादुर के पास कोई बहुत ताकत थोड़ी थी, कोई बहुत विशाल सेना थोड़ी थी कि वो मुगल सेना को पराजित कर देता। बंदा बहादुर के पास बहुत विशाल सेना नहीं थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद उसने नेतृत्व संभाला और उसके पास संसाधनों का अभाव था। कोई कोई बंदा बहादुर किसी राज्य का राजा पहले से तो था नहीं कि उसके पास एक विशाल सेना होगी, उसके पास एक विशाल साम्राज्य होगा, ऐसा तो था नहीं। उसने अपने टाइम पे सिखों को एक करके, सिखों को एकजुट करके सिख राज्य की स्थापना की और अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा ही था। तब तक मुगल शासक के, मुगलों की सेना से सामना हुआ और उसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो अब आप देखना, बंदा बहादुर के बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है, दो संदर्भ यहां पर आएगा कि भाई जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई, कहानी की तरह समझना, जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तो सिखों का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि किसी भी आंदोलन को, किसी संगठन को, किसी व्यवस्था को, किसी राज्य को चलाने के लिए किसी न किसी नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है। यदि नेतृत्वकर्ता नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा और आगे नहीं चलेगा। तो अब बात आती है कि सिखों का नेतृत्व कौन करेगा? दरअसल इस समय सिख नेतृत्व विहीन हो गए, और जब सिख नेतृत्व विहीन हो गए तब उन्होंने दो शब्दावली यहां पर आएगी, और जो दो शब्दावली यहां पर आएगी उसका मतलब है, एक शब्दावली है सरबत खालसा, सरबत खालसा, और एक शब्दावली है गुरुमत्ता। सरबत खालसा और गुरुमत्ता, देखना ये दो शब्दावली है सिखों के समय में बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। सरबत खालसा और, सरबत खालसा और, हाँ बिल्कुल अभिषेक, सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था, क्योंकि औरंगजेब के साम्राज्य में 21 प्रांत था, 21। औरंगजेब के साम्राज्य में 21 प्रांत था। अकबर के साम्राज्य में 15 प्रांत था। जहांगीर के साम्राज्य में भी 15 ही प्रांत रहा। शाहजहां के साम्राज्य में 18 प्रांत हो गया था, और औरंगजेब के साम्राज्य में कुल 21 प्रांत था। मुगल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का ही था, औरंगजेब का ही था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना, यहां पर मैंने कहा कि सरबत खालसा और गुरुमत्ता है, तो इसको क्या कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि सिख नेतृत्व विहीन हो गए हैं, अब सिखों का कोई नेता नहीं, तो ऐसे में सिखों को एकजुट करने और सिखों के बारे में कोई निर्णय लेने के लिए कोई व्यवस्था होगी, उसी व्यवस्था का नाम सरबत खालसा और गुरुमत्ता है। दरअसल दरअसल ये प्रावधान किया गया वर्ष में 2 दिन, दिवाली के दिन, दिवाली के दिन और बैसाखी के दिन, दिवाली के दिन और बैसाखी के दिन सिखों की बैठक होती थी, सिखों की बैठक होती थी। और उसी बैठक में, और उसी बैठक में सिखों से संबंधित निर्णय लिया जाता था।
देखना, अब इसी के अंतर्गत मैं आपको दोनों शब्दावली को समझाने जा रहा हूं। इसी के अंतर्गत मैं दोनों शब्दावली आपको समझाने जा रहा हूं। वर्ष में 2 दिन, दिवाली के दिन और बैसाखी के दिन। देखो ध्यान दो, सिखों की बैठक होती थी और उसी बैठक में सिखों से संबंधित निर्णय लिए जाते थे। इसीलिए आप देखना, इसीलिए यहां पर क्या किया गया, हाँ ठीक है ना। तो अब आप देखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, औरंगजेब के मृत्यु के बाद ना सबरीन, ये बात है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य, मुगल शासक कमजोर जरूर हुए लेकिन खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि यदि खत्म हो जाते तो मुगलों का अस्तित्व तो 1857 तक आपको दिखेगा ना, मुगलों का अस्तित्व 1857 तक दिखेगा। और कम से कम ध्यान रखना कि मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय तक मुगल बहुत कमजोर नहीं हुए थे, ठीक ठाक कंडीशन में थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अब अचानक मुगल कमजोर स्थिति में आने लगे थे, इस तरह से कंडीशन थी। तो अब देखना, यहां पर मैंने 2 शब्द आपके लिए लिखा है, एक शरबत खालसा और दूसरा गुरुमत्ता। ये था क्या, है ना, बैठक में बैठक बुलाने को ही शरबत खालसा कहा गया और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था उसे गुरुमत्ता कहा जाता था, उसे गुरुमत्ता कहा जाता था। देखना, उसे गुरुमत्ता कहा जाता था। बैठक बुलाने को ही शरबत खालसा कहा जाता था और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था उसे गुरुमत्ता कहा जाता था। अब देखो, अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि चलो ये टॉपिक को समझो पहले, यदि कोई पूछेगा आपसे कि, है ना, जैसे यदि कोई पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि सिख राज्य के अंतर्गत शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या होता था, शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या होता था, तो जल्दी से उत्तर दे दो। सिख राज्य के अंतर्गत शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या होता था, मैंने आपको समझा दिया है, अब आप मुझे समझाएंगे। जल्दी से बताना है कि शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या होता था। गुरुमत्ता समझ लो, गुरु का मत, गुरुमत्ता का मतलब क्या होता था, गुरु का मत, इसी को गुरुमत्ता कहा गया था। तो बताओ, सिख धर्म में, है ना, सिख धर्म में शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या था, सिख धर्म में शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या था, क्या होता था, जल्दी से इसका उत्तर दे दो मुझे। सिख धर्म में शरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या होता था, गुरुमत्ता क्या होता था, जल्दी से इसका उत्तर दे दो, तब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया, उसके बाद शरबत खालसा और गुरुमत्ता के माध्यम से सिखों का नेतृत्व किया गया, क्योंकि सामूहिक बैठक होती थी, उसी बैठक में निर्णय लिया जाता था और उसी निर्णय को, है ना, जो बैठक बुलाई जाती थी, किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए सिखों की जो बैठक बुलाई जाती थी उसी बैठक को शरबत खालसा कहते थे और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था उसी निर्णय को गुरुमत्ता कहते थे। तो सिख धर्म में 2 शब्दावली, शरबत खालसा और गुरुमत्ता, क्लियर हो चुका होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि शरबत खालसा क्या थी, किसी भी विषय पर कोई निर्णय लेने के लिए जो बैठक बुलाई जाती थी वो शरबत खालसा थी। बैठक कब कब बुलाई जाती थी, वर्ष में केवल 2 बार बुलाई जाती थी, या तो दिवाली के दिन बुलाई जाती थी और या तो बैसाखी के दिन बुलाई जाती थी।
या तो दिवाली के दिन या तो बैसाखी के दिन। वर्ष में केवल 2 दिन बैठक बुलाई जाती थी। उस बैठक को ही सरबत खालसा कहते थे और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था उसी को गुरु मत्ता कहा जाता था। यानी उस निर्णय को गुरु का मत मान लिया जाता था, उस निर्णय को गुरु का मत मान लिया जाता था, इसीलिए उस निर्णय को क्या कहा जाता था? गुरु मत्ता कहा जाता था। क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है दल खालसा की। ये तो हो गया इतना पॉइंट कि भाई इसके अंतर्गत जो संदर्भ था वो क्या था। इसके बाद अब आएगी बात 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के द्वारा दल खालसा का गठन किया गया। अब इसके आगे का स्टेप जो है वो अगला स्टेप देख लो, ताकि है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको हमेशा के लिए डाउट यहां से खत्म हो जाए, हमेशा के लिए आपका डाउट यहां से खत्म हो जाए। इसलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह पता चले कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व कैसे कैसे आगे बढ़ा, किस टाइम पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, किस टाइम पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो यहां पर आप देख सकते हो 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के द्वारा दल खालसा का गठन किया गया था। यानी कि यहां से अब सिख एक संगठन के रूप में तब्दील हो गए और उस संगठन का नाम था दल खालसा। और दल खालसा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। दल खालसा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट को हमको जानना था कि भाई सरबत खालसा और गुरुमत्ता के तहत कब तक कार्य किया गया, और बाद में 1748 ईस्वी में सभी जो दल थे कपूर सिंह के नेतृत्व में, सभी दल मिलकर दल खालसा का गठन किए थे। और 1753 ईस्वी में दल खालसा संगठन ने राखी प्रथा को प्रचलित किया था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। राखी प्रथा में प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था और उस गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। यानी प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था और उसके बदले में उस गांव के लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाता था। इस तरह का पॉइंट इसके अंतर्गत बना था। और उसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में जब मराठे शक्तिहीन हो गए और मुगल साम्राज्य भी कमजोर हो गया, तब उसके बाद सिखों को एक मौका मिला अपना विस्तार करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, और सिखों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया भी गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि सिखों का नेतृत्व कैसे कैसे आगे बढ़ा, किन किन लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, किस तरह से नेतृत्व किया गया, वो सारे के सारे पॉइंट यहां पर बन गया। तो अब यहां पर मैंने आपको इतनी बात बता दी। अब अगला जो पॉइंट था वो था कि अभी ये सरबत खालसा और गुरुमत्ता के तहत कब से कब तक काम चला? कम से कम 1716 से लेकर के 1748 तक। 1716 से लेकर 1748 तक, ये ध्यान रखना, 1716 से लेकर 1748 तक। दरअसल ये इस तरह से इसका काम चला था। 1716 से 1748 तक सरबत खालसा और गुरुमत्ता के माध्यम से सिखों का नेतृत्व किया गया, लेकिन आगे सिखों का नेतृत्व दल खालसा के द्वारा किया गया। जो भी सिखों के छोटे छोटे संगठन थे वो मिल करके दल खालसा के रूप में कन्वर्ट हो गए और उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कपूर सिंह के द्वारा किया गया। तो इसको मैं बोल के आपको लिखा देता हूं, चलो लिख लो, फिर सारे पॉइंट को लिख लो, फिर मैं लास्ट में आपको इसको समझा देता हूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट था, कैसे कैसे इसको समझना था, कहां कहां से प्रश्न बन सकते। लिखना 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में सिखों के छोटे छोटे दल मिलकर दल खालसा के रूप में परिवर्तित हो गए। सिखों के छोटे छोटे दल मिलकर दल खालसा के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका नेतृत्व दल खालसा के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका नेतृत्व
जिसका नेतृत्व कपूर सिंह के द्वारा किया गया, 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 कपूर सिंह के द्वारा किया गया। 1753 ईस्वी में 1753 ईस्वी में दल खालसा के द्वारा 1753 ईस्वी में दल खालसा के द्वारा राखी प्रथा का प्रारंभ किया गया। लिखते जाना। 1753 ईस्वी में 1753 ईस्वी में दल खालसा के द्वारा 1753 ईस्वी में दल खालसा के द्वारा राखी प्रथा का प्रारंभ किया गया, राखी प्रथा का प्रारंभ किया गया, जिससे सिखों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, जिससे सिखों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, जिससे सिखों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। दरअसल सिखों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। दरअसल राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का, राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से वहां की उपज का, प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, और उसके बदले में, लिखते जाना, और उसके बदले में उस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। देखो, तो ये आपका राखी प्रथा क्लियर हो गया कि भाई यहां पर जो राखी प्रथा है वो है क्या, यहां पर जो राखी प्रथा है वो है क्या, और इसके अंतर्गत जो पॉइंट बनाया गया वो क्या बनाया गया, इस बात को यहां पर देखना। ठीक है ना। तो आप देखना, यहां पर मैंने कहा कि प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, और उसके बदले में, है ना, उसके बदले में क्या किया जाता था, उस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती थी। तो प्रत्येक गांव में वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, राखी प्रथा के अंतर्गत, है ना, राखी प्रथा के अंतर्गत। राखी प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था, प्रत्येक गांव से वहां की उपज का, है ना, वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, और उसके बदले में उस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती थी या लेते थे। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई। तो दल खालसा की बात भी आपने कर लिया। दल खालसा का नेतृत्व किसने किया, कपूर सिंह ने किया, और कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने किया, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। तो अगला पॉइंट होगा हम लोग का, अगला पॉइंट अब लिखना, अगला पॉइंट लिखना, कपूर सिंह के बाद, अब लिखना, कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व, कपूर सिंह के बाद, अच्छा कमेंट नहीं आ रहा है, अच्छा कैसे, अच्छा नहीं आएगा आप, हाँ। तो अब राखी प्रथा के अंतर्गत क्या इसका संदर्भ था, क्या इसका पॉइंट था, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि भाई यहां पर राखी प्रथा क्या थी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको लिख लेना, जो इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको लिख लेना कि लिखना, कपूर सिंह के बाद
दल खालसा का नेतृत्व, कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। अहलूवालिया ने किया। इसी समय 1763 से, इसी समय 1763 से 1773 ईस्वी के मध्य, ईस्वी के मध्य 1763 से 1773 ईस्वी के मध्य लिखना, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो, फिर मैं अभी समझाता हूं। 1763 से 1773 ईस्वी के मध्य पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना की गई। मध्य पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना की गई। सिख राज्य की स्थापना की गई, जिसे मिसल कहा गया, जिसे मिसल कहा गया, देख लो, जिसे मिसल कहा गया है? आया है क्या? अच्छा, जिसे सिख राज्य, हाँ, ये 220877, 2208 क्लियर ना? तो देखना, अब यहां पे मैंने कहा कि 1763 से 1773 के मध्य पंजाब के छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना, पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना की गई, जिसे मिसल कहा गया। मिसल का मतलब छोटे छोटे राज्य। जस्सा सिंह अहलूवालिया, हाँ, ये बिल्कुल ये चौथ के तरह से ही अलग प्रथा थी। चौथ का जो संदर्भ था वो एक चौथाई हिस्सा लिया जाता था, और यहां पर जो था वो 1/5 भाग लिया जाता था। तो इस तरह से आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर चीजें आ रही है, कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आप देखना, 1763 से 1773 के मध्य पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना की गई, जिसे मिसल कहा गया। और इस मिसल की संख्या कितनी मानी गई? 12। तो सिख छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गए, सिख 12 मिसलों में डिवाइड हो गए। इसी के बाद क्या होगा? सिख 12 मिसल में विभाजित हो गए। सिख 12 मिसल में विभाजित हो गए। सिख 12 मिसल में विभाजित हो गए, सिख 12 मिसल में विभाजित हो गए। और मिसल का मतलब क्या होता है? सिख 12 मिसल में विभाजित हो गए। मिसल का मतलब छोटे सिख राज्य। यदि कोई कहे कि भाई मिसल का क्या अर्थ है? छोटे सिख राज्य, छोटे सिख राज्य। तो जो सिखों के छोटे छोटे राज्य थे ना, उनको नाम क्या दिया गया? मिसल नाम दिया गया, मिसल नाम दिया गया। तो इस तरह से आप देखो कि यहां तक की जो कहानी है, मैं एक बार उसको आपको क्लियर कर दूं, है ना, एक बार मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर आपको मैं आगे की कहानी सुनाता हूं कि भाई आगे का जो संदर्भ है वो क्या था, आगे का जो पॉइंट था वो क्या था, उसकी बात यहां पर मैं करने वाला हूं। तो अब आप देखना कि बंदा बहादुर के बाद से लेकर के अभी तक की जो कंडीशन है वो क्लियर हो गई। अब जरा एक दो, क्योंकि बीच में आपका कमेंट दिख नहीं रहा था, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, और मैं प्रश्न भी पूछा था, उसका उत्तर भी मैं नहीं देख पाया था, क्योंकि वो स्क्रीन से आपका कमेंट हट गया था। तो ऐसे में अब जरा मुझको 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने इस कहानी को समझ लिया है। हाँ, छोटे सिख राज्य को मिसल कहा जाता था, छोटे सिख राज्य को मिसल कहा जाता था। अब जरा 1-2 प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस कहानी को समझ लिया है,
तब हम आगे की कहानी सुनाते हैं कि भाई आगे चल करके जो 12 सिख मिसल थे उसमें से एक मिसल था जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। और सुकरचकिया मिसल के प्रमुख कौन थे? चड़त सिंह थे। चड़त सिंह के पुत्र महासिंह थे और महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे। और सिखों का वास्तविक इतिहास कहां से शुरू होता है? सिखों का वास्तविक इतिहास रणजीत सिंह से शुरू होता है। और रणजीत सिंह किस मिसल के प्रमुख बने थे? सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने थे। सुकरचकिया मिसल और रणजीत सिंह से कई बार पीटी का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जरा एक दो प्रश्नों का उत्तर दे दो। सुकरचकिया मिसल है ना, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख पहले चड़त सिंह थे, चड़त सिंह के बाद महासिंह थे और महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे। तो अब जो सिखों की कहानी शुरू होने जा रही है वो रणजीत सिंह से होने जा रही है। और अब सिखों की कहानी रणजीत सिंह से लेकर के सिखों के अंतिम राजा दिलीप सिंह तक चलेगी, है ना। रणजीत सिंह से लेकर रणजीत सिंह से लेकर के सिखों के अंतिम राजा दिलीप सिंह तक की कहानी आपको सुनाएंगे। और दिलीप सिंह के साथ ही सिख राज्य का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो अब जरा मुझे बताना कि अब एक दो प्रश्नों का जरा मुझे जल्दी से उत्तर दे दो तब मैं आगे बढ़ूं, है ना, तब मैं आगे बढ़ूं। आपको जरा प्रश्न का उत्तर देना, जरा बताना कि सिख राज्य के अंतर्गत सरबत खालसा क्या था? सिखों में सरबत खालसा क्या था? सिखों में सरबत खालसा क्या था? सरबत खालसा क्या था और गुरुमत्ता क्या था? सरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या था? जल्दी से बता दो मुझे। हाँ, शिवप्रिया ने लिखा दिवाली और बैसाखी 2 दिन सिखों की बैठक बुलाने को सरबत खालसा और बैठक के निर्णय को गुरुमत्ता। शाबाश, बहुत अच्छा। दिवाली या बैसाखी के दिन बैठक होती थी, बैठक को ही सरबत खालसा कहते थे। बहुत अच्छा आप लोगों ने बता रहे, सारे के सारे लोग बहुत अच्छा बता रहे हो। बैठक बुलाने को सरबत खालसा और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता था उसको गुरुमत्ता कहते थे। गुरुमत्ता का मतलब गुरु का मत। हाँ, क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा कह रहे कि क्वेश्चन से पहले ही आंसर लिख दिए थे। बहुत अच्छी बात भाई। तो चलो यहां पर क्लियर ना, तो ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई सिखों के अंतर्गत सरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या था। अब इसके बाद बताओ मुझे कि सरबत खालसा और गुरुमत्ता का मामला चलता रहा तो सिखों के द्वारा, हाँ बिल्कुल, बैठक बुलाना सरबत खालसा और निर्णय जो था वो गुरुमत्ता। एकदम सटीक आंसर। सभी मेरे छात्र सटीक आंसर दे रहे हैं। सबका आंसर एकदम सटीक है कि सरबत खालसा क्या था, गुरुमत्ता क्या था। अब जरा मुझे बताओ कि अब दल खालसा का गठन किसके द्वारा किया गया? दल खालसा का गठन किसके द्वारा किया गया? दल खालसा का कपूर सिंह के द्वारा किया गया था। छोटे छोटे सिख राज्यों को मिलाकर कपूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया। दल खालसा का नेतृत्व कपूर सिंह ने किया। कब से कब तक? 1748 से 1753 तक। उसके बाद दल खालसा का नेतृत्व किसने किया? जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया। और मान लो कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि ये पूछ दे कि सिख जो थे वो 12 छोटे छोटे राज्यों में या 12 मिसलों में किसके समय में विभाजित हुए थे? जरा इसका उत्तर दे दो मुझे जल्दी से। दे दो कि सिख 12 राज्यों में या सिख 12 मिसलों में किसके समय में विभाजित हुए थे? हाँ बिल्कुल हेमंत, एकदम सही है कि 1748 में कपूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया था। और किसके समय में सिख 12 मिसल में डिवाइड हो गए? 12 मिसल यानी 12 छोटे छोटे राज्य। 12 मिसल मतलब 12 छोटे छोटे राज्य। किसके समय में सिख 12 छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गए? जस्सा सिंह अहलूवालिया। शाबाश, जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय में सिख छोटे छोटे 12 राज्यों में डिवाइड हो गए। क्लियर है? जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो अब ये इतनी बात हम लोगों ने सिखों के एकदम जुबान पे आपके आ चुका है कि सिखों का नेतृत्व कैसे हुआ। सबसे पहले सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सबसे पहले सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया 1708 से 1716 तक। 1716 में जब बंदा बहादुर की मृत्यु हुई तो उसके बाद सरबत खालसा और गुरुमत्ता के द्वारा सिखों का
काम चलता रहा, सिखों के द्वारा निर्णय लिया जाता रहा। लेकिन ये गुरुमत्ता और का मामला कब से कब तक चला? 48 तक चला। और 48 में कपूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया, यानी सिखों का एक संगठन बन गया और उसी संगठन के माध्यम से अब लिया जाने लगा। और 1763 से 73 के मध्य पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई, जिसे मिसल कहा गया। और अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे आपको कि अब जब सिख 12 मिसल में डिवाइड हो गए, है ना, सिख 12 मिसल में डिवाइड हो गए, तो फिर 12 मिसल के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख मिसल था वो कौन था, और किस मिसल के नेतृत्व में आगे चलकर एक सिख राज्य की स्थापना हुई? किस मिसल के अंतर्गत आगे चलकर एक सिख राज्य की स्थापना हुई? तो सुकरचकिया मिसल के नेतृत्व में। तो चलो अब उस पॉइंट को जरा ले लो। देख लो, देख लो, सिखों के 12, एकदम मैंने आसान शब्द में, आसान भाषा में, आपकी भाषा में मैंने ये पॉइंट लिख दिया। और इसी से अब आगे की कहानी हम लोग को लेके चलनी है। तो आप देखो यहां पर मैंने क्या पॉइंट लिख दिया है। क्लियर ना? क्लियर है? तो अब आप देखो यहां पर जो संदर्भ है उसकी बात मैंने कर दिया। तो आप देखना यहां पर, है ना, यहां पर देखना कि, है ना, बोल तो रहे हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, है ना, मैं तो लगातार बोल रहा हूं, है ना, आपके यहाँ नेटवर्क की इशू हो सकता है जिसकी वजह से आवाज हो सके न जा रही हो आप तक। तो आप देखना यहां पर कि मैंने क्या लिखा, सिखों के 12 मिसलों में से। इस पॉइंट को ध्यान रखो, क्योंकि यहीं से फिर रणजीत सिंह की कहानी में शुरू करने वाला हूं, है ना, यहीं से रणजीत सिंह की कहानी शुरू करने वाला हूं। तो देखो, सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकरचकिया मिसल था, जिसके प्रमुख चड़त सिंह थे। चड़त सिंह के बाद उनके पुत्र महासिंह, और महासिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने, है ना, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। हाँ चलो मैं बोल के लिखा देता हूं, मैं बोल के लिखा देता हूं, चलो लिख लो आप लोग, लिख लो आप। ठीक है ना? लिखना, लिखना, मैं बोल के लिखा देता हूं। लिखना, सिखों के 12 मिसलों में से, लिखना, सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकरचकिया मिसल था। सिखों के 12 मिसलों में से
एक मिसल सुकरचकिया मिसल था जिसके प्रमुख चड़त सिंह थे, जिसके प्रमुख चड़त सिंह थे, जिसके प्रमुख चड़त सिंह थे। चड़त सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र, चड़त सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महासिंह, चड़त सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महासिंह, चड़त सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महासिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। महासिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने और महासिंह की मृत्यु के बाद, और महासिंह की मृत्यु के बाद, और महासिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रणजीत सिंह, उनके पुत्र रणजीत सिंह और महासिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। उनके पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। उनके पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। उनके पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। रणजीत सिंह, देखो रणजीत सिंह, रणजीत सिंह का जो कार्यकाल है वो क्या है? 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक। सिखों के महाराजा, देख लो रणजीत सिंह। अब कहानी सिखों के रणजीत सिंह से शुरू होगी और ये कहानी कहां तक जाएगी? ये कहानी जाएगी दिलीप सिंह तक, है ना। रणजीत सिंह के ही पुत्र थे दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह तक ये कहानी जाएगी। तो अब रणजीत सिंह की कहानी जरा समझो कि रणजीत सिंह की कहानी क्या है और रणजीत सिंह से प्रश्न अब कैसा बन सकता है। रणजीत सिंह से अब कैसा प्रश्न बन सकता है, अब वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पीछे की सारी कहानी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई आगे की जो कहानी हमारी है वो क्या है। रणजीत सिंह के का जन्म कब हुआ था? 1780 में। देखना रणजीत सिंह का जन्म, जरा लिखना, जरा 2-4 लाइन लिख लो, जरा इसकी भूमिका लिख लो, मैं लिखा देता हूं बोल के। लिखना रणजीत सिंह का जन्म, रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। 1780 ईस्वी में हुआ था। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, 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 तब 1792 ईस्वी में, जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब 1792 ईस्वी में, तब 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह के पिता, 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह के पिता महासिंह का निधन हो गया। रणजीत सिंह के पिता महासिंह का निधन हो गया। रणजीत सिंह के पिता महासिंह का निधन हो गया। रणजीत सिंह के पिता महासिंह का निधन हो गया। इसलिए रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में, इसलिए रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। इसलिए रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। क्लियर? रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। क्लियर? कितने साल की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र, 12 साल के या 12 वर्ष की उम्र में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। अब इसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। हाँ, 1700 ना
1780 में उनका जन्म हुआ था, है ना, जन्म हुआ था, ध्यान रखना। लेकिन सुकरचकिया मिसल के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 1792 से 1839 होगा। जन्म से लेके चलोगे तो 1780 होगा, लेकिन है ना जन्म से मृत्यु की बात करोगे तो 1780 से 1839 होगा। लेकिन नहीं, शुक्रचकिया नहीं है ना प्रियंका, शुक्रचकिया नहीं है, सुकरचकिया है। ये एक राज्य है। सुकरचकिया सिखों का एक राज्य था, सिखों का एक राज्य था जहां के राजा महासिंह थे, महासिंह थे। और महासिंह के बाद उनके पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के राजा बने। सुकरचकिया मिसल के राजा बने। देखो देखो तुम लोग है ना क्या करते हो, यूकेजी एलकेजी वाली स्टाइल में लेके आ जाते हो, है ना, जैसे यूकेजी एलकेजी के बच्चों को समझाना पड़ता है। अरे मैं तभी से सुकरचकिया मिसल बोल रहा हूं कि ये राज्य था, 12 छोटे छोटे राज्य थे, उन्हीं 12 छोटे छोटे राज्यों में से एक सुकरचकिया मिसल था। फिर पूछ रहे हो कि सुकरचकिया क्या था। तो चलो मैंने भी सोच लिया कि यूकेजी एलकेजी की तरह से पढ़ाते हैं, एक एक बात को लिख लिख के 5 बार लिख लिख के पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना। तो आप सोचो यहां पर, मतलब अब कितनी बार मैंने कहा बा कि 12 मिसल, मिसल का मतलब क्या है, मिसल का मतलब राज्य, और अलग अलग मिसल थे, कोई भंगी मिसल था, कोई सुकरचकिया मिसल था, कोई फुलकिया मिसल था, कोई डल्ले वालिया मिसल था, है ना, कोई डल्ले वालिया मिसल था। तो ऐसे में 12 जो छोटे छोटे मिसल थे उसी में से एक सुकरचकिया था, उसी में से एक सुकरचकिया था, है ना। अभी भी बताओ, अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ, कोई भी, किसी को ना समझ में आया तो फिर से बताते हैं एक बार और इसको। तो अब चलो यहां पर मैंने क्या कहा कि सुकरचकिया मिसल एक राज्य था, और इस राज्य के जो प्रमुख थे वो कौन थे, पहले चड़त सिंह थे, फिर महासिंह थे, और महासिंह के बाद कौन थे, महासिंह के बाद कौन थे, तो उनके पुत्र रणजीत सिंह थे, है ना। तो अब इस तरह से यहां पर ये जो पॉइंट था उसकी बात हमने आपसे कर लिया कि भाई क्या तो नहीं, समझना जरूरी है ना, समझना जरूरी है, इसमें कोई बात, वो तो चलो हंसी की बात तो अलग है, लेकिन समझना जरूरी है। कहीं पे डाउट होता है तो उसको पूछोगे आप, तभी क्लियर होगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि बात छोटी होती है और बहुत लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन किसी को नहीं समझ में आती है, तो नहीं समझ में आती है तो पूछेगा वो, है ना, नहीं समझ में आएगा तो वो पूछेगा, कॉमन बात है ना। तो ये पूछने से नहीं, मतलब वो तो मैं ऐसे ही बोलता रहता हूं कि चलो उसमें चीजें आएगी, लेकिन छोटी ही बात हो और किसी के न समझ में आ रही हो तो उसका पूछना कर्तव्य है और मेरा उसको बताना कर्तव्य है, ठीक है ना। चलो, तो ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिया कि भाई सुकरचकिया मिसल का जो पॉइंट था वो क्या था, उसका अपना संदर्भ क्या था। चलो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। तो आपने लिखा ना कि महासिंह की मृत्यु के बाद, इतनी बात लिख लिया ना, इतनी बात आपने लिख लिया ना कि रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था, और उनके पिता, है ना, उनके पिता रणजीत सिंह के पिता का निधन 1792 में हुआ। 1792 में पिता के निधन के बाद रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल यानी कि उस राज्य के राजा बने, ठीक है ना। सुकरचकिया मिसल के सब राजा बने, ये इतना पॉइंट इसके अंतर्गत बन गया। अब इसके बाद आप देखना, अब इसके बाद का जो अगला पॉइंट है उसकी मैं बात आपसे करने जा रहा हूं कि अब रणजीत सिंह के समय में क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, है ना, रणजीत सिंह के समय में क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। अब जरा उस पॉइंट को आप समझ लो, रणजीत सिंह के समय में क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उसको समझ लेते हैं। इनके समय में अफगानिस्तान का शासक 1796 ईस्वी में
1796 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक जमान शाह देखना, अब किस तरह से रणजीत सिंह अपने छोटे से राज्य का विस्तार करेंगे, अब वो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और फिर रणजीत सिंह के शासन काल के दौरान कौन कौन सी घटना हुई है ना, उसकी बात हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखना कि यहां पर जो पॉइंट है उसकी बात यहां पर मैंने आपसे कर लिया कि भाई क्या क्या उसके संदर्भ थे, क्या क्या उसके पॉइंट थे। ठीक है ना। तो अब चलो, अब यहां पर देख लेना इस पॉइंट को कि अब यहां पे 1796 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक जमान शाह है ना, अफगानिस्तान का शासक जमान शाह ने लाहौर पर आक्रमण किया। हालांकि उसके राज्य में, अब जरा इस पूरे कंडीशन को समझ लेना कि उसके राज्य में विद्रोह होने से वापस चला गया, लेकिन ये 1797 में भी आया, 1797 ईस्वी में भी वो भारत पर आक्रमण किया और लाहौर तक के क्षेत्रों तक वो पहुंचा। लेकिन जब जमान शाह, इसको मैं बोल के लिखाऊंगा आपको, इसको मैं बोल के आप सबको लिखाऊंगा, लेकिन एक बार कहानी को समझ लो, तब एक बार कहानी को समझ लो फिर मैं बोल के इसको आपको लिखाता हूं। तो 1797 ईस्वी में जमान शाह लाहौर तक आया और रणजीत सिंह का उसका सामना हुआ। रणजीत सिंह ने उनका लाहौर तक उनका पीछा किया और उसके बाद आप देखना यहां पर, हाँ, उसके बाद आप यहां पे देखना कि 1797 ईस्वी में है ना, 1797 ईस्वी में वो जब दोबारा आया और जब वो वापस जा रहा था, जमान शाह जब 1797 में भारत से वापस जा रहा था अफगानिस्तान, तो उसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। और इसलिए क्या हुआ, उसकी 12 तोपें जब चिनाब नदी में गिर गई तो रणजीत सिंह ने उन 12 तोपों को निकलवा कर जमान शाह को वापस भेज दिया। जमान शाह इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति अपने तरफ से दे दिया और उसने लाहौर का उनको सूबेदार अपना घोषित कर दिया। और जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ये पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने। किस संदर्भ में दिया था? जब जमान शाह वापस जा रहा था, उसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई और रणजीत सिंह ने क्या किया, उसकी 12 तोपों को निकलवा करके उसे वापस भिजवा दिया। इससे प्रभावित होकर उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। और इसके वजह से अब देखोगे कि धीरे धीरे रणजीत सिंह का जो एक छोटा सा राज्य सुकरचकिया था, उसका विस्तार होना शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ, रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1805 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1805 में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद रणजीत सिंह ने क्या किया, रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी, शब्द पर ध्यान रखना, रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। रणजीत सिंह के राज्य की 2 राजधानी थी, एक को राजनीतिक राजधानी कहा गया, एक को धार्मिक राजधानी कहा गया। राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी, क्योंकि आप जानते हो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है और वो सिख धर्म का सबसे प्रमुख धर्म स्थल है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। और इसलिए उन्होंने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाई, जबकि लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई। तो इतनी बात को जरा आप लिख लो, तब उसके बाद कल लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इतनी बात जो मैंने अभी किया है उसको जरा लिखना, इतनी बात को पूरा कर लेते हैं, लिखना। अफगानिस्तान का शासक जमान शाह, लिखना, अफगानिस्तान का शासक जमान शाह
अफगानिस्तान का शासक जमान शाह, अफगानिस्तान का शासक जमान शाह लाहौर पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान का शासक जमान शाह लाहौर पर आक्रमण किया। 1796 में पंजाब पर आक्रमण किया। 1796 में पंजाब पर आक्रमण किया। 1796 में पंजाब पर आक्रमण किया। जमान शाह, अफगानिस्तान का शासक जमान शाह 1796 में पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु आंतरिक विद्रोह के कारण उसे वापस जाना पड़ा। किंतु आंतरिक विद्रोह के कारण उसे वापस जाना पड़ा। किंतु आंतरिक विद्रोह के कारण उसे वापस जाना पड़ा। वापस जाना पड़ा। वापस जाना पड़ा। किंतु जमान शाह 1797 ईस्वी में, किंतु जमान शाह 1797 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया। किंतु जमान शाह 1797 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में, रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में काफी नुकसान पहुंचाया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में काफी नुकसान पहुंचाया। अमृतसर में काफी नुकसान पहुंचाया। काफी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। 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 वापस जाते समय जमान शाह, वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें, वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। 12 तोपें चिनाब, 12 तोपें चिनाब, 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। किंतु रणजीत सिंह ने उसे निकलवाकर, किंतु रणजीत सिंह ने उसे निकलवाकर जमान शाह को वापस भेज दिया। जमान शाह को वापस भेज दिया। किंतु रणजीत सिंह ने उसको निकलवाकर जमान शाह को वापस भेज दिया। जमान शाह को वापस भेज दिया, जिससे खुश होकर जमान शाह ने, जिससे खुश होकर जमान शाह ने, जिससे खुश होकर जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, जिससे खुश होकर जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसीलिए रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में, इसीलिए रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में, इसलिए रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य की राजनीतिक राजधानी बनाया। 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 1805 ईस्वी में, आगे एक लाइन और लिख लो, 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने, 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। भंगी मिसल से, ये भी एक मिसल था, यानी एक छोटा राज्य था। भंगी मिसल से 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया और उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया।
और उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया। लाहौर राजनीतिक राजधानी, और उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया। देखो, और उसे अपने राज्य की 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया और उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया। और उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया। और उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया। क्लियर? तो इस प्रकार सिखों की दो राजधानी, सिखों की दो राजधानी, जब भी पूछेगा कि सिखों की या रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहां थी, आप बोलोगे लाहौर। रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहां थी, आप बोलोगे अमृतसर। लाहौर पर अधिकार किसके अनुमति के बाद किया था? जमान शाह, जो अफगानिस्तान का शासक था, जमान शाह के अनुमति के बाद लाहौर पर अधिकार कर लिया। अमृतसर को किससे छीना था? भंगी मिसल से छीना था। भंगी मिसल, अमृतसर भंगी मिसल के अधीन था और रणजीत सिंह ने 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर को छीनकर उसे अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया, अपने राज्य की धार्मिक राजधानी बनाया। तो इस तरह से यहां तक की बात यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद हम कल मिलेंगे आपसे, क्योंकि क्लास तो हम लोग की 1:45 तक की थी, क्योंकि 2 बजे से मेरी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी अभी, तो इसके वजह से अभी हम लोग क्लास को यहीं पे ब्रेक करेंगे और कल मिलते हैं और कल यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कल यहीं से रणजीत सिंह के इसी कहानी से कि उनकी राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, यहीं से कल की कहानी को शुरू करेंगे। हाँ, भंगी मिसल ना एक महत्वपूर्ण मिसल था और उसके प्रमुख छज्जा सिंह थे। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत। तो कल हम लोग यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कल सिख राज्य की जो पूरी कहानी है वो क्लियर कर लेंगे। सिख राज्य की पूरी कहानी कल हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसमें 2 आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, 2 आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ना है इसी टॉपिक के अंतर्गत, इसी चैप्टर के अंतर्गत। चले, कल मिलते हैं फिर।